बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। बन लो बिस्तर बोरिया जिन्हें जाना है कोरिया। भाई कोरिया जिसने भी जाना है बोरी बिस्तर बांधा हुआ है या नहीं, अगर बांधना है तो पहले ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कौन से लोग अहल हैं, कौन सी दरख्वास्तें कब जमा होनी हैं, पासपोर्ट बना हुआ है और पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की तारीख कब है, इम्तिहान कब होगा, कहाँ होगा और कैसा होगा, और क्या आया कि आप कोरिया जा भी सकते हैं कि नहीं, कितने परसेंट चांस हैं, किस उम्र वाले के चांस ज़्यादा हैं, किस उम्र वाले के कम हैं, और कौन कौन से शहर की, कुछ कहते हैं कि भाई जनूबी पंजाब के लोग ज़्यादा जाते हैं या केपी के ज़्यादा जाते हैं। बहुत से सवालात हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों का तमाम दिमाग क्लियर हो जाए कि आया कि हम लोग जाएँ या ना जाएँ। क्योंकि बहुत से लोग बोरी बिस्तरा बांध लेते हैं, मगर जहाज़ में फ़्लाइट पता चलता है कि ये तो हमारी आई नहीं, तो फिर बड़े अफसरदा होकर बैठ जाते हैं कि यार हमें क्या फ़ायदा हुआ, इतना टाइम, इतना पैसा, वो सब कुछ ज़ाया हो गया हमारा। पहले ये वीडियो देख लेंगे तो आपका कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। अगर वीडियो नहीं देखेंगे और बस ये देखेंगे भाई कोरिया की जॉब्स आ गई, भाई 500 रुपये में सर रजिस्ट्रेशन करवाएं और नाम आ जाएगा, तो बस बल्ले बल्ले नहीं। तो भाई 14 मार्च 2025 से लेके 27 मार्च 2025 तक तकरीबन ये दिन बनते हैं, 12 से 14 दिन। इस दौरान हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन oec.gov.p की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक चालान होगा, वो निकालेंगे, प्रिंट आउट निकलवा के, फिर हम उसका 500 रुपये का चालान जमा करवा के उसी में वो PDF फाइल अपलोड होगी और आप कुरानदाजी में मतलब कि हिस्सा ले लेंगे या हिस्सा आपका हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तो उसका ऐलान जो होगा वो 11 अप्रैल 2025 को होगा। 11 अप्रैल 2025 को होगा। अब मैं बताऊँगा तकरीबन 1 लाख के करीब लोग अप्लाई करते हैं, 50,000 से ऊपर ही करते हैं, और 50,000 से 1 लाख के दरमियान तो तकरीबन ये आ जाता है 7 से 8,000, 10,000, 12,000 तक लड़कों का नाम आता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लड़कों का नाम आता है, जो कि 11 अप्रैल 2025 को होगा। अब जब कुरानदाजी में जो लोग कामयाब हुए उनकी होती है रजिस्ट्रेशन, मतलब जब नाम आ गया आपका 11 अप्रैल में, हाँ भाई आप टेस्ट दे सकते हो, वो फिर आपको जाना होगा 14 से लेकर 23 अप्रैल 2025 तक। ओईसी की जो ओईसी का दफ्तर है, लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, जहाँ पे भी ओईसी का दफ्तर है वहाँ पे वो लोग जाएंगे 14 तारीख से लेके 23 अप्रैल 2025 तक जाके अपनी प्री रजिस्ट्रेशन उसको कहते हैं वो करवाएंगे। उसके लिए कुछ चार्जेस जो साथ जमा करवाने होते हैं, KLT नंबर मिलता है, वो आगे जाके मैं बता देता हूँ। उसके बाद कोरियन ज़बान का जो इम्तिहान का शेड्यूल का ऐलान होगा वो 15 मई 2025 को होगा। 15 मई 2025 को पता चलेगा कि कौन सा बंदे का कब टेस्ट है, क्योंकि ये मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4-5 महीने टेस्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि 10,000 लड़कों का टेस्ट है तो पर डे 100 बंदों का होता है, 200 बंदों का होता है, 300 बंदों का होता है, तो उसमें आपकी लिस्ट लगेगी कि आपका इस तारीख को टेस्ट है। तो उस हिसाब से आपने मई से लेकर अगस्त तक कभी भी आपका टेस्ट आ सकता है। उसके बाद जो लोग पेपर में पास हुए उसका ऐलान करेंगे 27 अगस्त 2025 को। 27 अगस्त को ऐलान हो जाएगा कि भाई ये लड़के पास हुए हैं और ये लोग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा करवाएं। अब वो डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि आपके जो तालीमी काबिलियत है, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वेल्डर है, कोई ड्राइवर है, कोई नर्स है, जो स्किल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ जो है ना वहाँ पे हमें जमा करवाने होंगे, ताकि हमारा स्किल टेस्ट के दौरान वो हमें जांच पड़ताल कर सकें। अब स्किल टेस्ट होगा हमारा सितंबर में, 10 सितंबर को स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद हो जाएगा हमारा फिर नेक्स्ट एक और स्किल टेस्ट आएगा, दूसरा मरहला उसे कहते हैं, वो होगा। और उसके बाद हमारा 15 अक्टूबर 2025 को हमारे एग्जैक्ट हमें नताइज का ऐलान होगा कि भाई हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स HRD कोरिया जो कोरियन वेबसाइट है या उनका इदारा है वहाँ तक चले जाएंगे। तो ये तो हो गया आपको प्री रजिस्ट्रेशन से लेके नताइज आने तक और HRD के वहाँ तक मंजूरी होने तक, इसको कहते हैं मंजूर होना, मंजूरी होने तक तमाम चीज़ें मैंने बता दी। मतलब 14 तारीख से लेके 14 मार्च से लेके 15 अक्टूबर 2025 तक आपका ये प्रोसेस चलेगा, जिसमें हमें पता ये चलेगा कि हमने दरख्वास्तें कब देनी है, कुरानदाजी में हिस्सा कब लेना है, कब नताइज आने हैं, कब शेड्यूल लगना है, कब टेस्ट देना है,
कब स्किल टेस्ट देना है और कब स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, ये सारी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब उसका दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो कोरिया की जानिब से होती है, जो कि हम कंप्यूटराइज पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटराइज पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कंप्यूटराइज पासपोर्ट जो है वो आप OEC की वेबसाइट है oec.gov.pk, इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब जो दरख्वास्त देने वाले ना, वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है आपने, असेंबली में काम करना है, या मेजरमेंट में करना है, या ज्वाइनिंग में करना है। तो जिसमें आप महारत रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में रखते हैं, असेंबली में रखते हैं, मेजरमेंट में रखते हैं। अब बहुत से दोस्त पूछते हैं, यार मैंने तो मेजरमेंट लिख दिया, ओहो मैंने तो जोड़ना लिख दिया, या मैंने असेंबली लिख दिया, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपका जिस काम में आप माहिर हैं, अब अगर कंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ मैं, अगर आप महारत रखते हैं किसी भी ऐसी चीज़ में तो आपको पता चल जाएगा असेंबली क्या चीज़ है, आपको पता चल जाएगा कि मेजरमेंट क्या चीज़ है। मेजरमेंट में ये होता है कि पैमाइश करनी होती है, वज़न करना होता है, उन चीज़ को हम मेजरमेंट कहते हैं। ज्वाइनिंग या जोड़ना ये होता है कि एक चीज़ें 2-3 मिल के आ रही होती है, उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जूती बन रही है तो तला कहीं बना हुआ है ऊपर, वो उन दोनों को जोड़ना, उसको ज्वाइनिंग कहते हैं। ये मैं जूती की मिसाल दे रहा हूँ। वैसे हो सकता है गाड़ी के पार्ट्स बने हुए, तो गाड़ी का एक चीज़ व्हील है और दूसरा टायर है, इन दोनों को जोड़ना है तो उसको जोड़ने का काम कहते हैं, या ज्वाइनिंग का काम कहते हैं। मेजरमेंट का भी बता दिया है। इसी तरह असेंबली में भी इसी तरह होता है कि तमाम पुर्जे आपस में हुए आते हैं, उनको हम लोग जोड़ रहे होते हैं, उसको असेंबली का काम कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये आप कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपने किस में सेलेक्ट करना है। फिर इसके अलावा जो लोग सिंध और बलूचिस्तान से हैं वो कराची में जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं, वो टिक करना होगा। जो पंजाब से हैं या KPK से हैं वो टिक करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि उनको वह नज़दीक पड़ेगा। तो कराची में भी पहले ऑफिस नहीं था, वो अभी खुल गया है, तो कराची में जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। टिक करेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं बताऊँ, पहले 500 रुपये फ़ीस होती थी, इस बार इन्होंने 1000 रुपये फ़ीस कर दी है। 1000 रुपया OEC के ऑफिशियल अकाउंट नंबर है। ये मैं अकाउंट नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे बता देता हूँ। इस अकाउंट नंबर पे आपने 1000 रुपया HBL जो हबीब बैंक है उसमें जो है ना आपने जमा करवाना है। उसकी फॉर्म की कॉपी ऑनलाइन आपने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करेंगे तो आप उसमें शामिल होंगे। अगर आपने उस चालान की तस्वीर नहीं लगाई तो फिर आप शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा आपकी जो तारीख़ पैदाइश है या जो आपका जिन्स है या जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे टिक मारते जाएंगे और वही हो जाएगा। कल को आप बोले हो मेरी तारीख़ पैदाइश ये नहीं थी वो थी, इसको चेंज कर दें, या जिन्स चेंज करना होगा या ये करना होगा, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो एक बार टिक हो गया, या कंस्ट्रक्शन है, जो ज्वाइनिंग है या जो भी है, एक बार टिक हो गया उसको दोबारा रिमूव नहीं होगा, वो एक बार टिक हो जाएगा, उसी वही रहेगा। ये बात अपने जहन में रखिएगा। और फिर कुरानदाजी में कामयाब होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवार HRD की जानिब से आइंदा 2 साल के लिए इस निज़ाम के तहत अप्लाई करते पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस तरह होता है कि एक लड़का अगर अभी अप्लाई किया है और पास भी हो गया है और फिर वो अगले साल फिर दे देता है कि यार मुझे कोरियन ज़बान तो आती है, मैं फिर एक बार दे देता हूँ, तो 2 बार मेरे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। तो ज़्यादा चांस हैं कि 2 डॉक्यूमेंट्स एक बंदे के गए हुए तो वो हमें कोरिया में जल्दी बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने एक बार अगर टेस्ट के लिए दे दिया है, नाम आ गया आपका, अब 2 साल के लिए मज़ीद फिर नहीं दे सकते। 2 साल आपको इंतज़ार करना ही होगा, फिर तीसरे साल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं वजाहत कर देता हूँ कि बहुत से लोग टेस्ट देते हैं ना तो फिर 2 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो वो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट का इंतज़ार करने के बजाय नेक्स्ट ईयर जैसी जॉब्स आती हैं वो फिर अप्लाई कर लेते हैं। जिनका नाम नहीं आया या जो फेल हो गए वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं है, मगर जो पास हो गए वो फिर 2 साल तक इंतज़ार करेंगे, वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। इस बात को आप जहन में रख लें। बहुत से लड़के करते हैं, फिर वो पहले वाला भी जो उसका रोस्टर गया होता है या डॉक्यूमेंट्स गए होते हैं वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं, उस जो करंटली जो भेजते हैं वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है कुरानदाजी में कामयाब होने के बाद क्या होना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कुरानदाजी में कामयाब ख़वातीनों, इसमें अच्छा ख़वातीन भी जा सकती हैं और जेंट्स, लेडीज़ और जेंट्स दोनों जा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि इसे लड़के जाएंगे और लड़कियाँ नहीं जाएंगी, दोनों जा सकते हैं। इसके अलावा फिर HRD की फ़ीस जो है 28 अमेरिकन डॉलर जो है वो पाकिस्तानी जितने भी बनते होंगे 6000, 7000, 8000,
वो जो पास हो जाते हैं, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके साथ हमें $28 हमें देने ही पड़ते हैं ओईसी के दफ्तर में जाके, या ओईसी ने दफ्तर ने बताया होता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी या फ़लाँ ऑफिस में आ जाएं, वहाँ जाके जमा करवाएं। तो वहाँ जाके हमें अपनी रंगीन तस्वीर और अपना ये $28 जितने भी बनते हैं वो, और ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे जमा करवानी होती हैं। कंप्यूटर पासपोर्ट की बेहतरीन कलर कापी देनी होती है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे जमा करवानी होती है। हमें KLT नंबर मिलता है, जब KLT नंबर मिलेगा तो हम जाके वहाँ पे टेस्ट देने के लिए इस्लामाबाद चले जाते हैं। वहाँ पे हमारा KLT नंबर चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है, हाँ भाई यही बंदे का है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट देना है आलम ने टेस्ट देने चला गया कमर, ऐसा नहीं होगा। वो फिर बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी एक कॉपी यहाँ पे होती है, एक इस्लामाबाद गई होती है, एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वहाँ पे जैसे हम इस्लामाबाद पहुँचते हैं वहाँ पे हमारी तस्वीर लगी होती हैं, यहाँ पे टेस्ट हो रहा होता है कि यही बंदा है, और वहाँ पे 10-10 बार चेक हो रहा होता है। बहुत से दोस्त समझते हैं कि वहाँ पे यार बस सही मेरा नाम आ गया, मेरी जगह तू टेस्ट दे के आ जाए, ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 10 जगह चेक हो रहा होता है। गेट के ऊपर चेक हो रहा होता है, क्लासरूम से पहले चेक हो रहा होता है, क्लास में बैठने के बाद चेक हो रहा होता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए वो आपसे मुख्तलिफ़ कॉपीज़ जो हैं ले लेते हैं, वहाँ पे आगे जाके जमा करवाते हैं कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे होगा। अब कोरिया का जो टेस्ट है उसका सिस्टम जो है उसका मैं आपको बताता जाऊँ कि ये सुनाई का टेस्ट होता है और पढ़ाई का टेस्ट होता है। कुछ सवालात होते हैं जो कि हमने सुनने होते हैं, और कुछ सवालात होते हैं जो कि हमने पढ़ के जवाब देना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शंस में से एक टिक मारना होता है। अभी एक सबसे आसान सवाल ये होगा कि एक फॉर एग्जांपल के मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, तो कैलकुलेटर की तस्वीर होगी, उसके ऊपर ऑप्शन होंगे 4, कैलकुलेटर है, या फिर ये टेबल है, या कुर्सी है, या फिर ये पेंसिल है। अगर हमें कोरियन आती होगी तो हम उस पर कैलकुलेटर पर टिक मार देंगे। ये सबसे आसान सवाल होगा। मुश्किल सवालों में इस तरह का सवाल होगा कि आपको एक पूरा फ़िक्रा, पूरा जुमला, पूरी कहानी एक होगी, और उसके अंदर कोई इस तरह की बात होगी कि आपको उसको बताना होगा कि इसने क्या कहा है। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, उसमें मुश्किल सवालों में ऐसा आ सकता है कि मैं बोलूं कि पाकिस्तान के 4 मौसम हैं, और 4 मौसमों में से गर्मी का मौसम ऐसा है जिसमें जून या जुलाई में आम आते हैं और लोग आम ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह कोई लंबी कहानी कोरियन ज़बान में सिखाने के बाद 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ कि पाकिस्तान में लोग सर्दियों में आम खाते हैं, पाकिस्तान में गर्मियों में आम खाते हैं, पाकिस्तान में, मतलब कोई उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन होंगे। तो इस तरह भाई 20 सवाल जो हैं वो सुनाई के होते हैं, 20 सवाल जो हैं वो पढ़ाई के होते हैं। 20 सवाल हमें पढ़ के ऑप्शन दे दो, तो एक हेडफोन दे देते हैं, सामने कंप्यूटर होता है, उस पर क्लिक करना होता है। तो इन 40 सवालों को हमें मतलब कि कम से कम भी 70% हमारे नंबर आने चाहिए। 200 मार्क्स होते हैं, 200 में से तकरीबन 120 से 130 वाला ही पास होता है। जो 95 लेता है, 100 लेता है, 90 लेता है, उसके चांस कम होते हैं, क्योंकि मेरिट पे रिज़ल्ट लगता है। पता किसी को नहीं होता कितने वाला पास है, मगर तकरीबन एस्टिमेट यही चल रहा होता है कि 120, 130, 140, 110 वाला भी पास हो जाता है, मगर 95 वाला, 90 वाला, ये बहुत कम चांस होते हैं कि आपको मतलब कि मेरिट में रख लिया जाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, और पढ़े लिखे फिर ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने ज़्यादा तैयारी की हुई है तो वो ज़्यादा सबके सभी पास हो जाएंगे। इससे भी आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि 2006-07 में जब पहला टेस्ट हुआ तो वो ऐसा था कि वो आसान था, फिर दूसरा टेस्ट हुआ वो थोड़ा सा मुश्किल था, फिर तीसरा थोड़ा सा मुश्किल इसलिए करते गए क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आती गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेते गए। और जब ज़्यादा लेने लग गए तो उसमें पढ़े लिखे लोग भी लेने लग गए, जिसमें जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जिन्होंने BA किया हुआ है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जिन्होंने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, उन्होंने भी हिस्सा लिया। जब उन्होंने हिस्सा लिया तो उनके चांस ज़्यादा हो गए कि वो पास हो जाएं, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। अब उन्होंने इसलिए फिर टेस्ट मुश्किल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो सबके सभी पास हो रहे थे। फॉर एग्जांपल कि 15,000 लड़कों का टेस्ट हुआ है तो 10,000 पास हो जाएंगे अगर 90 का मेरिट बनेगा या 95 का बनेगा। तो फिर उन्होंने मेरिट एक दफ़ा 140 का कर दिया था कि भाई 140 वाला पास है, बाकी सारे फेल हैं, या 140 से जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो पास है। तो इसलिए ये मेरिट में हमें पता चलता है कि कितने नंबर वाला पास है, कितने नंबर वाला फेल है। और ये मेरिट जब लगेगा उसकी मैंने तारीख बता दी, वो मेरिट में हमें पता चल जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जब साउथ कोरिया चले जाते हैं, अच्छा उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। जब अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपका चेक किया जाता है आपका वज़न, आपकी हाइट, आपकी तेज़ रफ्तारी, आपका मेंटलिटी पावर, आपका वज़न उठाने का तरीका, आपका काम करने का तरीका चेक किया जाता है।
इन सब चीज़ों को चेक करते हैं वो स्किल टेस्ट में कि आया कि वहाँ पे जाके बंदा नट सीधे हाथ को बंद हो रहा है, उल्टे हाथ को तो बंद नहीं कर रहा है, जहाँ पे खुलना चाहिए वहाँ पे बंद तो नहीं कर रहा है, या फिर उसको कलर शेड समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या उसे वज़न करना आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम पैकिंग का भी होता है, चेकिंग का भी होता है और वज़न करने का भी होता है। तो उन चीज़ों में वो दिमाग रखता है, सोच समझ रखता है, या बस ऐसे तुक्के में हो सकता है पास हो गया हो, और अब जो है ना वहाँ जाके गलतियाँ कर रहा हो तो कोरियन को मुश्किल होती है। वहाँ पे को स्किल टेस्ट में 2 या 3 कोरियन बैठे होते हैं, वो पूछ-गिछ कर रहे होते हैं, हाँ भाई आप का क्या नाम है, आप किस मुल्क से आए हैं, इस तरह के सवाल पूछते हैं। और फिर वहाँ पे उनके पास एक बुक होती है, वो उसके बारे में बोलते हैं ये हमें पढ़ के दिखाएं, या अखबार पढ़ी होगी वो कोरियन ज़बान में, बोलेंगे हमें पढ़ के दिखाएं, ताकि उन्हें आइडिया हो कि ये तुक्के पे पास नहीं हुआ है, बल्कि इसे पढ़ना आती है, ये देख के समझ सकता है ये क्या लिखा हुआ है, उसके मीनिंग आते हैं या नहीं आते, कम से कम उसे पूरी लाइन, पूरा जुमला, पूरा पैराग्राफ पढ़वाते हैं, तो उसे आइडिया हो जाता है हाँ भाई इसने वाकई में कोरियन सीखी है और वाकई में पास की है। अगर आप इंटरव्यू में फ़ेल हो गए, स्किल टेस्ट में फ़ेल हो गए, तो याद रखिएगा कि अगर आपने कोरियन ज़बान का टेस्ट पास कर लिया और स्किल टेस्ट में फ़ेल हो गए, तो आप फ़ेल ही समझे जाएंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट्स आगे नहीं जाएंगे। इसलिए स्किल टेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये रीडिंग का और लिसनिंग का है। और रीडिंग और लिसनिंग के सवाल जो हैं वो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपको कोरियन में बातचीत करने का थोड़ा बहुत हेलो हाय करना आती है, तो यकीनन आप पास हो जाएंगे। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि कोई भी पास नहीं हो सकता। यकीनन हज़ारों लड़के जा रहे हैं साल के, तो वो टेस्ट पास करके ही जा रहे हैं ना। और वहाँ पे जाने की फिर बहुत सी सहूलियात मिलती हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि ना हमें गल्फ़ कंट्रीज़ में लेबर्स को मिलती हैं। यूरोप में भी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके बंदा पहले सेट होता है, उसी में 6 महीने, साल, 2 साल लग जाते हैं। स्किल वर्कर्स की रिक्वायर्ड है पूरी दुनिया में, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है। तो जो लेबर है उसके लिए तो आपको पता है किसी भी मुल्क के लिए जाके परेशानी होती है, मगर कोरिया में हमें जाते बहुत सी सहूलतें ऐसी मिल जाती हैं जो कि और मुल्कों में मिलना थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, और मुल्कों में जाना मुश्किल होता है। सहूलतें मिल भी जाएँ मगर वहाँ पे जाना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें थीं। अब देखें, अगर आपने जाना है वहाँ पे तनख्वाह की बात की जाए तो 5 से 7 लाख रुपया तनख्वाह 2025 में लड़कों की निकल जाती है। 4 साढ़े 4 लाख बेसिक तनख्वाह है, बाकी कुछ ओवर टाइम करते हैं, कुछ अलाउंसेस मिल जाते हैं। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ पे जाने के, जो कि हमें जाते ही हमें अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, अच्छी रिहाइश, खाना, मगर काम थोड़ा सा मुश्किल मिलता है। पाकिस्तान में हमने काम नहीं किया होता है, तो वहाँ पे काम हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमने किया नहीं होता है। मुश्किल होता नहीं है, हमें मुश्किल लगता है। अब जिसने साइकिल कभी चलाई नहीं है तो उसके लिए चलाना मुश्किल लगेगा, क्योंकि उसने कभी चलाई नहीं। मगर जो चलाता है वो हाथ छोड़ के भी चला लेता है, क्योंकि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो रोज़ चलाता है। सेम इसी तरह हमने यहाँ पाकिस्तान में काम किया ही नहीं होता है, कभी भी नहीं किया, उतना काम किया ही नहीं है। यहाँ मैं कहता हूँ जितना मर्जी बंदा काम करता है, मगर उतना काम नहीं किया होता है जो काम वहाँ पे हमसे लेते हैं। फिर उसे शुरू में मुश्किल लगता है, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वो आदी हो जाता है, तो उससे वो काम मुश्किल नहीं लगता है, बल्कि वो आसान लगने लग जाता है। तो कोरिया में जो है वो अच्छी तनख्वाह है, बोनस है, इस तरह बहुत सी सहूलतें हैं। तो वो तो फ्यूचर में है ना। सबसे पहले तो आपने टेस्ट पास करना है, स्किल टेस्ट पास करना है, उसके लिए आपने जान तोड़ मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी है कि आपने इतनी मेहनत कहीं पर भी ना की हो, फिर पॉसिबल है कि आप चले जाएं। अगर आपको लगे कि बस तुक्के में मैं चला जाऊंगा, तो वो लाखों में शायद एक बंदा होगा जो तुक्के में चला जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने मेहनत नहीं की हो, तुक्के में आप चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाखों में कोई एक आधा बंदा होता भी है, क्योंकि मेरी नज़र में कुछ बंदे ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, मगर बस उनकी लक ने ऐसा साथ दिया कि वो चले गए। इसमें अगर शायद मुज़म्मिल भाई मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मुज़म्मिल भाई लास्ट टाइम जब उनका इंटरव्यू था, उन्हें बिल्कुल कोरियन नहीं आती थी। उसने मुझे कॉल की कि कमर भाई पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ यार, मुझे तो कोरियन आती नहीं है। मैंने उसे बोला वो सबसे पहले आपका एज पूछेंगे, फिर आपके मुल्क का नाम पूछेंगे, फिर आपका नाम पूछेंगे। कुछ भी बोलें तो आपने ये 3 आंसर देने हैं, वो इस तरह देने हैं। और फिर वो उसने उसी तरह आंसर दिए, वो कुदरती तौर पे इंटरव्यू में पास हो गया। जब पास हो गया तो वो सिलेक्ट हो गया, वो सिलेक्ट हो गया तो अभी तो वो माशाल्लाह कोरिया में है। तकरीबन उसे 5-6 महीने हो गए। तो उसे कोरियन लफ्ज़ एक भी नहीं आता था, मगर उसने इंटरव्यू से पहले मुझे कॉल कर ली। वो उसकी गुड लक थी या मास्टरमाइंड बंदा था। उसने सोचा कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अंदर जो जा रहा है वो फेल होके आ रहा है, क्या पूछ रहे हैं अंदर ऐसा। तो उसने मुझे कॉल की और मैंने उसे बताया कि उम्र पूछेंगे आपसे, मुल्क का नाम पूछेंगे या आपका नाम पूछेंगे। इससे ज़्यादा अगर कुछ पूछते हैं तो आप बोल देना कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में। तो वो जुमले मैंने 2-3 उसको बताए, उसने लिखे या दिमाग में लिखे, बहरहाल उसने आंसर दिया। और उसने कुछ ही देर बाद मुझे कॉल की कि भाई मैं पास हो गया हूँ। तो ऐसा होता है, लाखों में से कोई एक बंदा ऐसा भी होता है। फ़ोन ये इस स्किल टेस्ट में तो फ़ोन आपका वहाँ पे होगा ही नहीं,
जो उसका टेस्ट हुआ था स्किल टेस्ट, उस वक्त उसका मोबाइल उसके पास था, वो वेल्डिंग के खाते में गया था, इसलिए उनके पास मोबाइल थे। अभी वो वेल्डिंग का खाता बंद किया हुआ है। तो वो एक अलग स्टोरी है, अलग कैटेगरी है, अलग तरीक़ाकार में गया था बाहर, वो भी चला गया, वो E9 वीज़े पर ही गया है। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था, इसी तरह एक दो लड़के के साथ इस तरह हो जाता है जो गुड लक की वजह से पहुंच जाते हैं। मगर 99% लोग जो है वो मेहनत करके, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके पहुंचते हैं। तो अहलियत बताता हूं कि आप अहल हैं कि नहीं, इन चीज़ों को आप गौर करें कि अगर आपकी उम्र 18 साल से 39 साल तक हैं तो आप अहल हैं। और जिसकी तारीख़ पैदाइश में आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि 15 अप्रैल 1985 से जिसकी उम्र इससे कम है तो वो ज़रूर अप्लाई करे। और 15 अप्रैल 1985 के बाद जो है पहले का है जो पैदा हुआ है वो हरगिज़ अप्लाई ना करे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो बंदा जो उसको अदालत से कोई सज़ा ना मिली हो, मतलब कोई जुर्म ना हुआ हो उससे ऐसा। उसके अलावा ये लाजमी है कि कोरिया में अगर वो गया है और गैर कानूनी तरीके से रह के आया है तो वो भी बिल्कुल अप्लाई ना करे। और फिर ऐसे बंदे भी जिसका नाम ECL में है, जिसको एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट कहते हैं, जो एयरपोर्ट पे उनका नाम होता है तो उन्हें रोक लिया जाता है, तो वो लोग भी अप्लाई हरगिज़ ना करें। इसके अलावा वो लोग जिनको कलर ब्लाइंड का मसला है, कलर ब्लाइंड मतलब कि जिनको कलर ऐसे नॉर्मल उसको ज़िंदगी में नॉर्मल सब कुछ नज़र आ रहा होता है, मगर कलर ब्लाइंड जब देखता है उसे समझ में नहीं आती है कि ये कलर ब्लाइंड में कलर्स में फ़र्क नहीं जान पहचानता, जिसे हम शेड कहते हैं कि शेड नज़र नहीं उसे आता है कि पिंक में और डार्क पिंक और लाइट पिंक में और येलो में उसे पता नहीं चल रहा होता है, उन्हें सभी मैच नज़र आ रहा होता है। वो लोग भी अप्लाई ना करें क्योंकि आगे जाके वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा वो बंदे जिसकी हड्डी टूटी हुई है, जिसकी उंगली टूटी हुई है, जिसके पाँव की उंगलियां टूटी हुई हैं या नहीं है, तो वो लोग भी अप्लाई ना करें क्योंकि वो भी फ़िटनेस में जाके, वो मेडिकल में जाके फ़ेल हो जाएंगे। और वो अफराद भी अप्लाई ना करें जो कोरिया में 5 साल से ज़्यादा या 10 साल गुजार चुके हैं। अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। जो भी मालूमात थी वो मैंने दे दी है। मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ों को कवर करूँ और आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँ। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।